दोस्तों, आज से 10 साल पहले हमारे देश में एक ऐसा मूवमेंट आया था जब एक भारतीय माँ ने अपने बच्चों के लिए पूरे देश को झुका दिया था। वो मूवमेंट आपसे और हम सबसे मिस तो हो गया, लेकिन उसके ऊपर हाल ही में एक शानदार मूवी भी बना दी गई है, जिसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को आप इसलिए लाइक कर दीजिए क्योंकि ये एक माँ के संघर्ष की कहानी है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक माँ की फीलिंग्स समझने का मौका मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देविका नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने हस्बैंड अनिरुद्ध और 2 बच्चों सुचि और शुभ के साथ नॉर्वे देश में रहती है। अनिरुद्ध नॉर्वे में एक इंजीनियर है और हाल ही में अपनी वाइफ देविका के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ है। अब सुचि का जन्म हाल ही में हुआ था, इसलिए देविका को उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था, जबकि शुभ काफी समझदार बच्चा था और वो अपनी माँ को ज्यादा तंग नहीं करता था। एक दिन देविका के घर सिया और माटिल्डा नाम की 2 लड़कियां आती हैं, जो कि वेलफ्रेड नाम की कंपनी में काम करती थी और वो ये चेक करने आई थी कि देविका अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है या नहीं। अब देविका अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, इसीलिए वो लोग इस बात को भी नोटिस करते हुए अपनी डायरी में लिख लेते हैं। सिया बताती है कि कल ओस्लो से हमारी सीनियर ऑफिसर आ रही हैं, तो वो आपसे मिलेंगी और अपना फाइनल रिव्यू देंगी कि आप कितने अच्छे से अपने बच्चों को पाल रही हैं। देविका को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इतने दिनों से वो लोग आकर उसे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। दरअसल नॉर्वे में एक कानून है कि अगर आप अपने बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रख रहे हैं तो सरकार उनकी जिम्मेदारी लेकर उनको अपने साथ ले जाती है, यानी ऐसे बच्चों के लिए बनाए गए सेफ प्लेस पर रखती है। खैर, इस तरह देविका सोचती है कि चलो कल आखिरी बार सब कुछ हो जाएगा तो शांति मिलेगी। इसके बाद देविका शुभ को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे याद आता है कि वो अपना स्कूल प्रोजेक्ट घर पर ही भूल गया है। अब वहाँ भी वेलफ्रेड कंपनी की 2 लड़कियाँ मौजूद थीं, जो कि देविका के ऊपर नजर रखे हुए थी और वो उसकी इस बात को भी लिख लेती हैं कि वो अपने बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट घर पर ही भूल गई और वो एक लापरवाह माँ है। जबकि सच्चाई ये थी कि जब सुबह सिया और मटिल्डा आई थी तो बातों ही बातों में उन्होंने उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए उठा लिया था, जिस वजह से देविका उसको लाना भूल गई। खैर, अनिरुद्ध अपने काम में इतना बिजी रहता था कि हमेशा चिढ़ा ही रहता था और देविका से कभी भी प्यार से बात नहीं करता था, पर देविका फिर भी उसकी बातों को दिल पे ना लेते हुए उसकी सभी बातें सुन लेती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज भी हमारे घर की औरतें करती हैं, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी बच्चों की परवरिश होती है। अब अगले दिन घर पर वो सीनियर ऑफिसर आती है तो दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं और पूरा घर अच्छे से मेंटेन कर देते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो अपने बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं और साफ सफाई में रख रहे हैं। सीनियर ऑफिसर अनिरुद्ध से कहती है कि हमने नोटिस किया है कि आप घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ नहीं बटाते। अनिरुद्ध घबराते हुए कहता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ और मेरी पत्नी घर संभालती है और ये हम दोनों के बीच में इस चीज को लेकर एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है। इस बीच अनिरुद्ध को लगता है कि शायद देविका ने इन लोगों से मेरी शिकायत की है, तो वो बहाना बनाकर वहाँ से उठ के चला जाता है। देविका उसे बुलाने जाती है तो अनिरुद्ध उस पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने उन्हें क्या बताया जो वो लोग ये सब बोल रहे हैं। देविका बताती है कि वो तो मैंने एक बार ऐसे ही कह दिया था कि मेरे पति हर वक्त काम करते रहते हैं और मैं घर संभालती रह जाती हूँ, तो शायद इस बात का उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया होगा। अनिरुद्ध उसकी बात समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उस पर हावी होने लगता है। वो उसका हाथ इतना कस के पकड़ लेता है कि देविका दर्द से कराहने लगती है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वेलफ्रेड वाले उसकी बच्ची को उठाकर ले जा रहे हैं। ये देखकर वो फौरन उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागते हैं। देविका पूरी जान लगाकर उनकी गाड़ी के पीछे भागती है, लेकिन उसकी साड़ी पैरों में फंसने से वो नीचे गिर जाती है और वो लोग बिना गाड़ी रोके वहाँ से चले जाते हैं। इस बीच अनिरुद्ध भी घर के अंदर कार की चाबी लेने जाता है ताकि उन लोगों का पीछा कर सके, पर कोई फायदा नहीं होता। वो लोग काफी आगे निकल जाते हैं और सीधे शुभ के स्कूल पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध और देविका भी शुभ को लेने के लिए स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी वेलफ्रेड वाले आकर शुभ को ले जाते हैं। इसके बाद देविका उन्हें बहुत समझाती है और रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। फिर जब वो लोग दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं तो ये देखकर देविका बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वेलफ्रेड की तरफ से हरमन नाम का एक आदमी आता है जो बताता है कि आपके बच्चों की कस्टडी अब हमारे पास है, क्योंकि 10 हफ्ते से निगरानी रखने के बाद हमने पाया कि आप बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच देविका को जब होश आता है तो वो ये बात सुनकर बहुत ही रोने लगती है और कहती है कि सुचि अभी ब्रेस्ट फीडिंग पर है
और शुभ तो मेरे हाथ से खाना खिलाए बिना खाना ही नहीं खाता, तो आप इतने छोटे बच्चों को अपने पास कैसे रख सकते हैं। हरमन कहता है कि जो भी बातें हैं वो आपको कमेटी की सुनवाई में बताई जाएंगी, लेकिन तब तक हम आपके बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। यहाँ की सरकार की तरफ से आपको वकील दिया जा रहा है जो कि आपके केस को लड़ेगा, तो आप उससे कांटेक्ट कर लीजिए। अनिरुद्ध देविका को समझाता है कि यहाँ की सरकार ने हमें एक वकील दिया है जो कि हमारी साइड रखेगा, इसलिए अब ज्यादा हाइपर मत होना। देविका कहती है कि वकील उनका है तो वो साइड भी तो उनकी ही लेगा ना, और वैसे भी उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस कैसे भी करके अपने बच्चे वापस चाहिए थे। तो अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हारा बस एक काम था कि बच्चे संभालने हैं, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। अनिरुद्ध इसी तरह की बातें करके देविका पर ही इल्जाम लगा देता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है, और अगर वो उन लोगों के सामने घर पर ठीक से रिएक्ट करती तो ऐसा नहीं होता। अनिरुद्ध की बातों से पता चलता है कि उसे बच्चों से ज्यादा अपनी नागरिकता की ज्यादा चिंता थी कि कहीं इन सब के चक्कर में उसकी सिटीजनशिप न चली जाए। खैर, अब हम देखते हैं कि दोनों लोग अपने वकील सुनील से मिलने जाते हैं। तो वकील साहब बताते हैं कि अभी उन्होंने आपको अनफिट मदर साबित कर दिया है और वो लोग आपको मानसिक रूप से भी अनफिट साबित करने की कोशिश करेंगे, पर आप फिक्र मत करिए, हम ये केस जीत जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को अपने बच्चों से मिलने का मौका दिया जाता है और बच्चों को देखकर देविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब हरमन उससे कहता है कि आप अपने बच्चों के सामने इस तरह से मत रोइए, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है और अपने बच्चों के साथ ज्यादा रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, वरना बाद में बच्चे अपने माता पिता को याद करते हैं और फिर बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। देविका कहती है कि इतने दिन बाद हम बच्चों से मिल रहे हैं तो रोना तो आएगा ही ना, और अगर बच्चे माँ बाप को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। लेकिन वहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, बल्कि वो लोग बच्चों को दोबारा से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद देविका को थोड़ा इमोशनली सपोर्ट देने के लिए उसके माता पिता कोलकाता से वहाँ आ जाते हैं और अब इस केस की सुनवाई के लिए एक कमेटी बैठाई जाती है। उस सुनवाई में वेलफ्रेड वाले ये साबित करने में लगे होते हैं कि देविका का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए बच्चे उसे वापस नहीं दिए जा सकते। अब देविका का वकील उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हर देश में अलग अलग तरह की संस्कृति होती है जिसे अलग अलग तरह से निभाया जाता है, और भारत देश में भी अपनी खुद की संस्कृति है जिसमें एक चीज है अपने बच्चों को पालने का तरीका जिसे ये परिवार फॉलो करता है। फिर चाहे हाथ से खाना खिलाना हो या फिर माथे पर टीका लगाना हो, ये चीजें कोई गुनाह नहीं है, ये बस सांस्कृतिक अंतर है और इसलिए बच्चों को पालन गृह में डालने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि बच्चों को उनके माँ बाप को वापस दे दिया जाए। अब सभी बातों को सुनते हुए कमेटी के सीनियर्स ये फैसला लेते हैं कि बच्चे उनके माँ बाप को वापस कर दिए जाएं, जिसे सुनकर देविका और अनिरुद्ध काफी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार ये मुसीबत खत्म हुई और अब बच्चे वापस आ जाएंगे। अगले दिन खुशी खुशी देविका अपने बच्चों को लेने जाती है तो वहाँ पर सिया बताती है कि हमें पता चला है कि आपका घर बच्चों के रहने के लिए सही नहीं है और देविका भी मानसिक रूप से सही नहीं है, इसलिए हम बच्चों को नहीं दे सकते और अब आपका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जाएगा। अपने बच्चों के ना मिलने पर देविका परेशान होकर उन पर चिल्लाने लग जाती है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं और पागलों की तरह वो हर जगह अपने बच्चों को ढूंढने लग जाती है, पर वो कहीं नहीं मिलते। इस बीच वो दोनों लड़कियां उसका वीडियो बना लेती हैं ताकि वो बाद में उसे मेंटली अनस्टेबल साबित कर सकें। देविका अपने वकील को बताती है कि हमें हमारे बच्चे नहीं मिले, तो वकील साहब बताते हैं कि मुझे इस केस से हटा दिया गया है क्योंकि मैं आपके केस को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था, जो कि यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। अब उन्हें सरकार की तरफ से डेनियल नाम का एक नया वकील मिलता है जिसके ऊपर देविका को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो सरकार की ही जी हजूरी करेगा और उसकी बात सबके सामने नहीं रखेगा। अब कमेटी में वेलफ्रेड के वकील देविका पर वही सारे इल्जाम लगाते हैं जो अब तक लगाते आ रहे थे, और यहाँ वो एक और बात बोलते हैं कि इनके घर में घरेलू हिंसा होती है, यानी कि अनिरुद्ध देविका को मारता पीटता है। और ये कंप्लेंट कुछ महीने पहले अनिरुद्ध के दोस्त विश्वा और उसकी पत्नी नंदिनी ने दर्ज की थी। दरअसल देविका की बात अक्सर नंदिनी से हुआ करती थी और इन्हीं बातों में एक दिन देविका उसको बताती है कि अनिरुद्ध ने उसको इतना मारा कि उसका हाथ ही टूट गया। इसी चीज के चलते कुछ महीने पहले उन लोगों ने अनिरुद्ध के खिलाफ कंप्लेंट की थी, जिसके चलते अनिरुद्ध ने उससे बात करना बंद कर दिया। पर आज इस बात का फायदा वेलफ्रेड वाले उठा रहे थे और अब इस केस को जीतने की संभावनाएं उनके लिए ज्यादा हो गई थी। देविका सोचती है कि बच्चों को वापस लाने का बस एक ही तरीका है कि जो बातें वेलफ्रेड वालों को पसंद नहीं आई वो चीजें वो ना करें। तो वो अब हाथ से खाना खिलाने के बजाय कांटे चम्मच से खाना खिलाने लग जाती है और अपनी आदतों में बदलाव करना शुरू कर देती है। बच्चों से अलग हुए अब 2 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि देविका चुपके से नंदिनी से मिलने जाती है और नंदिनी उसे राबिया नाम
की एक महिला से मिलवाती है जो कि पेशे से एक वकील थी। लेकिन एक दिक्कत थी कि वहाँ की सरकार उनकी डिग्री को वैलिड नहीं मानती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर शॉप खोल रखी थी जिससे वो अपना खर्चा चलाती थी। यहाँ राबिया बताती है कि मेरे बच्चों को वेलफेयर वालों ने पालन गृह में डाल दिया था और तब से मैंने उस कंपनी के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया तो मुझे पता चला कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो लोग बच्चों की आड़ में एक व्यवसाय चला रहे हैं जिसमें कि वो पहले अपना पैसा दिखाकर गरीब देश के उन परिवारों को यहाँ बुलाते हैं जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं। फिर जब परिवार यहाँ आ जाता है तो वो लोग उनके बच्चों को उठा लेते हैं और फिर उसके बाद वो उन बच्चों को पैसे के बदले उन फैमिलीज को दे देते हैं जिनके बच्चे नहीं होते या फिर जिनको बच्चे पैदा नहीं करने होते। और ये एक संगठित अपराध है जो कि ये लोग बड़े आराम से कर रहे हैं। इस अपराध में जजेस से लेकर वकील, गोद लेने वाला परिवार और स्कूल की टीचर सभी लोग शामिल हैं। और जितने बच्चे ये पालन गृह में डालते हैं सरकार से उतने ही ज्यादा इनको पैसे मिलते हैं। फिर इसके बाद जिसका जितना हिस्सा होता है वो उसको पहुंचा दिया जाता है। नंदिनी बताती है कि तुम्हारे बच्चों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो रही है और वो पालन गृह में खुश नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वहाँ से निकाल लो तो अच्छा रहेगा। नॉर्वे की सरकार ने जिम्मेदारी दी थी कि जो माँ बाप बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं उनसे बच्चा लेकर पालन गृह में रखा जाए और फिर किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो उनका ख्याल रख सके। साथ ही सरकार ही उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाती थी जिससे लेने वालों पर भी उस बच्चे का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता था। ये सारी बातें देविका अनिरुद्ध को बताती है और कहती है कि हमारे पालन पोषण में कोई कमी नहीं है बल्कि पैसों के चक्कर में हमें फंसाया जा रहा है। पर अनिरुद्ध उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है कि किसी की भी बातों पर यकीन करके कुछ भी एक्शन लेने से मेरी नागरिकता पर असर पड़ सकता है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देविका को समझ में आ गया था कि उसका पति उसकी नहीं सुनने वाला है और उसे बस अपनी ही पड़ी हुई है, इसलिए अब वो खुद ही कुछ करने का सोच लेती है और वो चुपके से उस जगह चली जाती है जहां उसके बच्चों को रखा गया था और छुप छुप कर अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचती है ताकि वो वहां से जल्द निकलकर इंडिया पहुंच जाए। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और देविका को पकड़कर उसे दोबारा अपने बच्चों से अलग कर देती है। देविका ने गैर कानूनी तरीके से अपने बच्चों को चुराकर देश छोड़कर ले जाने की कोशिश की थी जो कि एक बहुत बड़ा अपराध था और इसी के चलते उसे जेल भी हो सकती थी या फिर उसे वापस इंडिया भेज दिया जाता। इसलिए अनिरुद्ध और डैनियल कोशिश करते हैं कि कम से कम उसे जेल ना हो। घर आकर अनिरुद्ध देविका से झगड़ा करना शुरू कर देता है और देविका तंग आकर उसे बोल ही देती है कि तुम्हें अपनी सिटीजनशिप के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। अनिरुद्ध देविका के माँ बाप के सामने ही उसे थप्पड़ मार देता है तो देविका भी उसका पलटकर जवाब देते हुए उसे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रख देती है जिससे अनिरुद्ध का ईगो काफी हर्ट हो जाता है और वो उसे कमरे में बंद कर देता है। इस बीच देविका के माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि केस की सुनवाई का दिन आ जाता है तो डैनियल एक महिला को कटघरे में बुलाता है जो कि पहले वेलफेयर कंपनी के साथ काम कर चुकी थी। महिला बताती है कि मैं वेलफेयर में टीचिंग का काम करती थी लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि मैंने सपोर्ट देने के लिए देविका से बात करने की कोशिश की थी। मैंने 4 साल में बहुत से माँ बाप को अपने बच्चों से अलग होते देखा पर देविका के केस ने मुझे तोड़ दिया। शुभ अपनी माँ के बिना बहुत रोता है और चुप ना होने पर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। मैंने ये सब बातें पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मैं बताती तो वेलफेयर वाले मेरे बच्चे को भी उठा लेते। इस बात पर वेलफेयर कंपनी की वकील कहती है कि हमने इस लेडी को बहुत पहले अपने यहाँ से निकाल दिया था और जो बात ये कह रही है उसका कोई सबूत नहीं है। इसके साथ ही साथ वो वकील उस वीडियो को दिखाती है जो तब बनाई गई थी जब देविका अपने बच्चों को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी और इधर उधर बाकी बच्चों में अपने बच्चों को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। वकील ये साबित करने की कोशिश करती है कि देविका का ये रवैया ये समझाने के लिए काफी है कि वो कितनी हाइपर है और किस तरह से रिएक्ट करती है और इसी बेसिस पर अब अदालत देविका को मानसिक रूप से बीमार बताकर उसकी मांग को खारिज कर देती है। देविका रोते बिलखते जब घर पहुंचती है तो पाती है कि अनिरुद्ध का पूरा परिवार वहां आया हुआ है जो कि देविका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बल्कि जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए अनिरुद्ध की माँ उसे ही ताने मारने लगती है। अब हम देखते हैं कि नॉर्वे से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भारत उनसे टेलीकॉम डील करने जा रहा था जिसके लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर
मिनिस्टर वसुधा जी नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हुई थी, इसलिए देविका को जब ये बात पता चलती है तो वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चली जाती है और वसुधा जी से कहती है कि हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नॉर्वे की सरकार ने हमारे दोनों बच्चों को हमसे छीन लिया है। इनका मानना है कि हमारे संस्कार गलत हैं और आप लोग इनसे डील करने आए हैं। इन लोगों को लगता है कि इनका कल्चर बहुत सही है और हमारा कल्चर बेकार है। आप भी तो माँ हैं, तो आप तो समझ सकती हैं कि हम पर क्या बीत रही है। देविका ने इस तरह सभी के सामने अपनी बात रख दी और उसका असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि वसुधा जी भारत जाकर अपील करती हैं कि जिस देश को हमारी संस्कृति पसंद नहीं, जिस देश ने हमारे लोगों से उनके बच्चे छीने, उस देश से हम कोई डील नहीं करेंगे। वो कहती हैं कि देविका को जल्द से जल्द अपने बच्चे वापस मिलें और जल्द इस पर कार्यवाही की जाए। देविका ने उम्मीद नहीं की थी कि वसुधा जी उसकी बात सुनेंगी, लेकिन वसुधा जी ने उसकी बात सुनी भी और भारत सरकार तक पहुंचा भी दी। अब देविका के केस के बारे में हर जगह चर्चा होने लगती है और जिनके साथ ऐसा हुआ था वो सभी लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वेलफ्रेड कंपनी को लगता है कि अब मामला बिगड़ने वाला है, तो हरमन अनिरुद्ध के भाई अनुराग के पास जाता है और उससे कहता है कि देविका से कहो कि वो तुम्हें गार्जियन बना ले। तो अनुराग कहता है कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो 2 बच्चों को संभालूं। हरमन यहाँ डील रखता है कि तुम्हें गार्जियन बनने के साथ हर साल 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सुनकर अनुराग का माथा ठनक जाता है और वो बच्चों को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाता है। अब इस केस की सुनवाई के लिए एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें कि भारत सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर भी आए होते हैं। हरमन कहता है कि हम बच्चे इन्हें नहीं लौटा सकते क्योंकि ये मेंटली अनफिट हैं, तो हम इनके पसंद के किसी इंसान को बच्चों की कस्टडी दे सकते हैं। देविका डिमांड करती है कि उसके माँ बाप को कस्टडी दे दी जाए, पर हरमन ये कहकर मना कर देता है कि वो लोग 50 साल की उम्र से ज्यादा हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं दे सकते। तभी अनुराग कहता है कि मैं बच्चों को रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देविका साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो अनिरुद्ध की फैमिली को अच्छे से जानती थी कि वो सही लोग नहीं हैं। अनिरुद्ध देविका को अकेले में ले जाकर समझाता है कि हम बच्चों की कस्टडी मेरे भाई को दे देते हैं तो कम से कम बच्चे हमारे परिवार में तो आ ही जाएंगे और फिर इंडिया पहुंचने के बाद तुम उन्हें अपने पास रख सकती हो। अनिरुद्ध देविका के सामने अपने आप को बहुत मासूम दिखाता है और ऐसे जताता है जैसे कि उसे बच्चों की और उसकी बहुत फिक्र है। तो देविका उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देते हुए बच्चे उसके भाई को देने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं कि कानूनी कार्यवाही होने के बाद अनिरुद्ध के परिवार वाले बच्चों को लेकर इंडिया आ जाते हैं और देविका भी इंडिया आकर अपने बच्चों को लेने के लिए उनके घर जाती है। अनुराग कहता है कि जिस पेपर पर आपने साइन किए थे उसमें लिखा है कि आप इस तरह बच्चों से नहीं मिल सकती और अगर आप उन्हें ले गयी तो सवाल मुझ पर उठेंगे। हालांकि अनिरुद्ध ने वादा किया था कि इंडिया पहुँचते ही देविका को बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन अब अनिरुद्ध उसका फोन भी नहीं उठाता और उसके लालची परिवार वाले पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं। अनुराग बच्चों को देविका से नहीं मिलने देता और उसे डिवोर्स पेपर देते हुए धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। यानी कि अनिरुद्ध धोखेबाज लालची भगोड़ा पति निकला, जिसने देविका से वादा करके उसे बेवकूफ बनाया और नॉर्वे की सरकार से पैसा लेकर उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया ताकि वो नॉर्वे में रहकर अपना काम कर सके। अब तक देविका नॉर्वे की सरकार से लड़ती आ रही थी और अब उसके ससुराल वाले भी उसकी मुसीबत बन गए थे। देविका कानून का सहारा लेते हुए अनिरुद्ध के परिवार वालों पर केस कर देती है और ये केस हाई कोर्ट में लड़ा जाना था। हाई कोर्ट में हम देखते हैं कि देविका की वकील कहती है कि चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन एंड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जब देखरेख करने इनके ससुराल में गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ बच्चों की हालत बहुत खराब है और ये लोग उन्हें सही से पाल नहीं रहे हैं। इसलिए मैं अदालत से अपील करती हूँ कि इस केस को बंद करते हुए देविका को उनके बच्चे लौटा दिए जाएं। अब जज साहब देविका के हित में फैसला सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और कहता है कि मैं कोर्ट से अपील करता हूँ कि मुझे नॉर्वे सरकार का केस यहाँ लड़ने दिया जाए। देविका की वकील कहती है कि ये बार काउंसिल के रूल्स के बिल्कुल विरुद्ध है और इनका कोई राइट नहीं है। डैनियल कहता है कि ये बच्चे इंडिया नॉर्वे समझौते की वजह से यहाँ आए हैं और अगर समझौते में लिखी बातों को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है तो नॉर्वे सरकार की तरफ से मेरा हक है कि मैं उसकी जांच पड़ताल करूं। वो बताता है कि बच्चों की पेमेंट अभी भी नॉर्वे सरकार कर रही है, तो ये देखना भी मेरी जिम्मेदारी है कि क्या वाकई में पैसे बच्चों पर खर्च हो रहे हैं या
नहीं। अब जाकर देविका के सामने ये राज खुल जाता है कि अनिरुद्ध के परिवार ने ये सब पैसों के लिए किया और उस वक्त किसी ने भी उसे इस बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था। इसके बाद जज साहब सभी चीजों को देखते हुए डेनियल को केस लड़ने की अनुमति दे देते हैं। अब डेनियल अनुराग को कटघरे में बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम अब बच्चों को कस्टडी में रखने के काबिल नहीं हो। अनुराग कोर्ट कचहरी और मीडिया के सवालों से परेशान हो चुका था, इसलिए वो खुद ही बच्चों को अपने पास रखने के लिए मना कर देता है। फिर देविका की वकील कहती है कि अगर अनुराग को बच्चे नहीं चाहिए तो अब देविका को ही बच्चे वापस कर दिए जाएं। लेकिन डेनियल देविका को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि आप महीने में कितना कमा लेती हैं। अब देविका के पास फिलहाल तो कोई नौकरी नहीं थी, तो डेनियल ये साबित कर देता है कि वो बेरोजगार है और वो बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं भर सकती, इसलिए वो उनका ख्याल नहीं रखेगी। अनिरुद्ध नॉर्वे में ही रह रहा था, तो कोर्ट में वीडियो कॉल के जरिए उससे कनेक्शन बनाया जाता है और तब वो कोर्ट में कहता है कि देविका का मानसिक संतुलन हमेशा से बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसे बच्चे वापस ना किए जाएं। देविका उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि जिसके साथ उसने इतने साल बिताए वो इंसान इतना ज्यादा गंदा कैसे हो सकता है। देविका की वकील बताती है कि देविका ने नॉर्वे के हॉस्पिटल में और कोलकाता के हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराया और रिपोर्ट में ये आया कि वो पूरी तरह से मेंटली स्टेबल है। तब वकील साहिबा चुटकी लेते हुए अनिरुद्ध से सवाल करती हैं कि भला एक पागल बीवी के साथ इतने साल कैसे रह लिए और रहे तो रहे साथ में बच्चे भी पैदा कर डाले। अनिरुद्ध का भरी अदालत में मजाक बनाया जाता है, तो वो तुरंत वीडियो कॉल कट करके भगोड़े होने का प्रमाण देते हुए भाग जाता है। अब वकील साहिबा कहती हैं कि अब मैं अपने मुवक्किल डेनियल को कटघरे में बुलाना चाहूंगी, क्योंकि जब नॉर्वे में केस लड़ा जा रहा था तब वो वहाँ मौजूद थे। वकील साहिबा सवाल करती हैं कि क्या एक अडॉप्टेड माँ अपने बच्चे को उतना ही प्यार कर सकती है जितना सगी माँ करती है। डेनियल कहता है कि हाँ, एक अडॉप्टेड माँ भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करेगी, क्योंकि मैं भी अडॉप्टेड हूँ, तो मुझे तो अपने माँ बाप से भरपूर प्यार मिला है। वकील साहिबा सवाल करती हैं कि क्या देविका पैसों के लिए बच्चों की डील कर सकती है। डेनियल अब कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मैं जितना देविका को जानता हूँ वो पैसों के लिए अपने बच्चों की डील कभी नहीं करेगी। वकील साहिबा कहती हैं कि देविका अपने बच्चों के लिए नॉर्वे की सरकार से लड़ गई और भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, तो अगर उन्हें अपने बच्चों से प्यार ना होता तो वो ऐसा कभी नहीं करती, बल्कि पैसे लेकर चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारती। इसलिए इससे ये साबित होता है कि उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है और बच्चे उन्हीं के पास रहने चाहिए। अब देविका को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, तो वो कहती है कि मुझे लोगों ने ना जाने क्या क्या कहा, यहाँ तक कि पागल भी करार कर दिया। मैंने बचपन से यही सोचा कि मैं सब कुछ सही करूँ, इसलिए जब पिता ने कहा कि पढ़ाई करो तो मैंने पीएससी कर ली, जब माँ ने कहा कि शादी कर लो तो मैंने शादी कर ली, जब मेरे पति ने कहा कि नॉर्वे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सब बढ़िया है तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। सब कुछ सही करते करते मैं कब गलत हो गई मुझे पता ही नहीं चला, पर आज मैं सबका बताया सही नहीं करूँगी, बल्कि जो मुझे सही लगेगा वो करूँगी। मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही खुश रहेंगे और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों के लिए दुनिया की किसी भी जगह जा सकती हूँ जहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा, और चाहे जो हो जाए मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी। सभी की दलीलें सुनने के बाद जज साहब कहते हैं कि अपना फैसला सुनाने से पहले मैं उन दोनों बच्चों से मिलना चाहूंगा। अब बच्चों से अलग हुए 2 साल बीत चुके थे और अब सूची तो चलने भी लगी थी, तो जज साहब बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो सीधा अपनी माँ की गोद में चली जाती है। इसके बाद वो शुभ से भी बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी अपनी माँ से लिपट जाता है। जज साहब समझ जाते हैं कि उन्हें क्या फैसला लेना है। जज साहब कहते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां न्याय के सामने कानून को झुकना पड़ता है। बच्चे सबसे सुरक्षित अपनी माँ की गोद में ही रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बच्चों को उनकी माँ के पास भेज दिया जाए। इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आखिरकार एक माँ की जीत हो जाती है और देविका को अपने बच्चे वापस मिल ही जाते हैं। अनिरुद्ध का लालची परिवार जो चाहता था कि देविका केस हार जाए, वो अब कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। डेनियल भी जानता था कि देविका हमेशा से अपनी जगह सही थी, इसलिए वो उसकी जीत में खुश होता है और उसे केस जीतने की बधाई देता है। अब हम देखते हैं कि देविका अपने बच्चों के साथ सरस्वती पूजा कर रही होती है और इसी मोमेंट पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपके सामने असली देविका की कुछ झलकियां रखता हूं, जिन्होंने अपने सामने एक पूरे देश को झुका दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।